नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत में। ये एक ऐसा दौर था जब दिल्ली सल्तनत की चमक कह सकते हैं फीकी पड़ रही थी और तीन बड़ी क्षेत्रीय शक्तियां थीं जो अपनी पहचान बना रही थीं। दिल्ली पर कब्जा जमाए लोधी, मध्य भारत में मालवा सल्तनत और राजपूताना में वो शक्तिशाली मेवाड़ राज्य। उस वक्त उत्तर भारत की सियासी बिसात वो कैसी थी? ये तीनों ताकतें क्या थीं? इनके आपस में रिश्ते कैसे थे? दोस्ती, दुश्मनी या मतलब कुछ और कैसे इस पूरे माहौल ने आने वाले मुगल दौर के लिए एक तरह से मंच तैयार किया? चलिए इस कहानी को खोलते हैं। बिल्कुल, और कहानी की शुरुआत जाहिर है दिल्ली से ही करते हैं। 15वीं सदी के मध्य तक आते आते दिल्ली पर जो सैयद वंश का राज था, उनकी हालत काफी पतली हो चुकी थी। सल्तनत का असर वो बस दिल्ली के आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमट गया था। नाम के सुल्तान थे वो, असल में तो वो तैमूर के वंशजों के अधीन थे और इतने कमजोर कि उन्हें राजकाज चलाने के लिए भी अक्सर अफगान सरदारों का सहारा लेना पड़ता था। और यहीं एंट्री होती है बहलोल लोधी की। ये बात दिलचस्प है कि बहलोल लोधी तुर्क नहीं बल्कि अफगान थे। वो उस वक्त सरहिंद यानी आज के पंजाब के एक हिस्से के गवर्नर थे। उन्होंने खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाकर अपना दबदबा बढ़ाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक गवर्नर आखिर सुल्तान कैसे बन बैठा, वो भी बिना किसी बड़ी लड़ाई के? क्या सैयद सुल्तान इतने ही कमजोर थे या बहलोल लोधी की कोई खास रणनीति थी इसमें? देखिए, दोनों बातें थीं। सैयद सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह वो वाकई कमजोर भी थे और शासन से कह सकते हैं उदासीन भी हो चुके थे। दूसरी तरफ बहलोल लोधी महत्वाकांक्षी थे और कुशल सेनापति भी। हुआ ये कि जब मालवा ने दिल्ली पर हमला किया तो सुल्तान ने बहलोल को मदद के लिए बुलाया। बहलोल सेना लेकर दिल्ली आए, मालवा की सेना को खदेड़ा और फिर वो दिल्ली में ही जम गए। अब सुल्तान ने हालात को भांप लिया और समझदारी इसी में समझी कि भाई गद्दी छोड़कर बदायूं चले जाएं, जहां वो शांति से रिटायर हो गए। तो इस तरह 1451 में बहलोल लोधी बिना किसी खास खून खराबे के दिल्ली के तख्त पर बैठ गए। ये सत्ता का एक काफी शांतिपूर्ण हस्तांतरण था जो उस दौर में बहुत आम नहीं था। यानी मौके का सही फायदा उठाया गया। लेकिन लोधियों के आने का असर सिर्फ बादशाह बदलने तक ही सीमित नहीं था, जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया था। कुछ और बड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था जिसे समझना जरूरी है। लोधियों ने सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से अफगानों को भारत आने का न्योता दिया, खासतौर पर रोह नाम के इलाके से। इन्हें सेना और प्रशासन में ऊंचे पद दिए गए, जागीरें दी गईं। यही लोग आगे चलकर रोहिल्ला कहलाए और आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में बस गए। इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत के मुस्लिम समाज और सत्ता संरचना में एक बड़ा फेरबदल आया। अब तक जहां तुर्क अभिजात स्वर्ग का दबदबा था, वहीं अब अफगानों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये महज एक वंश का बदलना नहीं था, ये सत्ता के सामाजिक आधार का बदलना था। इसे हम इस दौर का कह सकते हैं पहला बड़ा निष्कर्ष मान सकते हैं। ये वाकई एक बड़ा बदलाव था। तो बहलोल लोधी 1451-1489 ने नींव रखी। उन्होंने जौनपुर की शर्की सल्तनत को हराकर दिल्ली सल्तनत को थोड़ा विस्तार भी दिया। लेकिन लोधी वंश का असली सितारा तो उनके बेटे सिकंदर लोधी 1489-1517 को माना जाता है ना? बिल्कुल, सिकंदर लोधी यकीनन लोधी वंश के सबसे काबिल और शक्तिशाली शासक थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने गद्दी पर बैठने के साथ ही अपने जो विद्रोही भाई थे, सरदार थे, उनको काबू में किया और सल्तनत को मजबूती दी। प्रशासन के क्षेत्र में उनके काम काफी अहम है। उन्होंने लगान के हिसाब किताब को दुरुस्त करवाया, जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी नाम का एक स्टैंडर्ड पैमाना चलाया, जो आगे जाकर मुगलों के दौर तक इस्तेमाल होता रहा। व्यापार के रास्तों को सुरक्षित बनाया और न्याय व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। यहां तक कि दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई उन्होंने। ऐसा करने वाले वो चौथे सुल्तान थे, ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक के बाद। अच्छा, एक तरफ तो ये प्रशासनिक सुधार और दूसरी तरफ उनकी धार्मिक नीति, वो काफी कट्टर मानी जाती है। ये विरोधाभास क्यों? कहा जाता है कि उनकी माँ हिंदू थीं। क्या इसका कोई असर था? मतलब इस वजह से वो ज्यादा कट्टर बने? देखिए, ये एक जटिल सवाल है। इतिहासकारों में इस पर पूरी सहमति नहीं है, लेकिन हाँ, एक विचार ये जरूर है कि अपनी माँ के हिंदू होने की वजह से उन पर पक्का मुसलमान दिखने का शायद एक अतिरिक्त दबाव था। खासकर जो कट्टर उलेमा वर्ग था,
उसको खुश रखने के लिए। हो सकता है इसी के चलते उन्होंने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगाया, नगरकोट यानी कांगड़ा जैसे कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए और शरिया कानून को सख्ती से लागू करने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि यह सख्ती सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कुछ मुस्लिम रिवाजों पर भी पाबंदी लगाई, जैसे पीरों की मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर रोक लगा दी थी। और इसी सिकंदर लोदी ने एक और बड़ा कदम उठाया, राजधानी बदले। दिल्ली की जगह आगरा को राजधानी बनाना 1504 में। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का मामला था? नहीं, ये महज सुविधा का मामला नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। इसे हम दूसरा बड़ा निष्कर्ष मान सकते हैं। दरअसल आगरा जो है वो दिल्ली के मुकाबले राजस्थान के राजपूत राज्यों और मालवा सल्तनत के ज्यादा करीब था, और ये दोनों ही क्षेत्र उस वक्त काफी शक्तिशाली हो रहे थे और दिल्ली के लिए चुनौती बन सकते थे। तो आगरा से इन पर बेहतर नजर रखी जा सकती थी और जरूरत पड़ने पर तेजी से सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती थी। सिकंदर लोधी ने आगरा के पुराने किले को नए सिरे से बनवाया भी, जो बाद में जाकर अकबर के हाथों वो शानदार लाल किले में तब्दील हुआ। अच्छा, यानी सत्ता का केंद्र टकराव के जो संभावित इलाके थे उनके नजदीक लाया गया। सिकंदर के बाद उनके बेटे आए, इब्राहिम लोधी 1517 to 1526, जिनके दौर में लोधी सल्तनत का अंत हो गया। क्या वजह रही इसकी? इब्राहिम लोधी वो अपने पिता और दादा की तरह दूरदर्शी नहीं थे। उनका मिजाज थोड़ा अक्खड़ और घमंडी बताया जाता है। उन्होंने अपने पिता के ज़माने के जो पुराने और शक्तिशाली अफगान सरदार थे, उनको शक की निगाह से देखा, उन्हें अपमानित किया। अब इससे नाराज होकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के अपने चाचा आलम खान लोधी ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। ये बिल्कुल वो घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत ऐसा हो गया। और इसी न्योते का नतीजा था 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई। बिल्कुल। पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना थी और उसमें तोपखाने का इस्तेमाल पहली बार हुआ था। उसने इब्राहिम लोधी की विशाल लेकिन बेतरतीब सेना को हरा दिया। इब्राहिम लोधी लड़ाई में मारे गए और इसी के साथ न सिर्फ लोधी वंश का बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत का ही अंत हो गया और भारत में एक नए युग मुगल काल की शुरुआत हुई। लोधियों की विरासत की बात करें तो उनकी वास्तुकला भी गिनी जाती है, खासकर उनके मकबरे। दिल्ली का लोधी गार्डन तो आज भी बहुत मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। लोधियों ने मकबरा बनाने की एक नई शैली शुरू की थी। ऊंचे चबूतरे पर बगीचों के बीच बने अष्टकोणीय, मतलब 8 कोनों वाले मकबरे। सिकंदर लोधी का मकबरा इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। बड़ा गुंबद और शीश गुंबद भी लोधी काल की ही देन है। इनकी इमारतें तुगलकों की तरह ढलवान दीवारों वाली नहीं, बल्कि सीधी दीवारों वाली होती थी। और लोधी गार्डन का वो अठफुला पुल, वो भी उसी दौर का है। तो ये थी दिल्ली और लोधियों की कहानी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, 15वीं सदी सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं थी। दिल्ली में जब ये सब चल रहा था, तब दक्षिण पश्चिम में, मध्य भारत में एक और सल्तनत आकार ले रही थी, मालवा। सही कहा। दिल्ली में तुगलक सल्तनत जैसे ही कमजोर पड़ी, मालवा के सूबेदार थे दिलावर खान गौरी। उन्होंने करीब 1401 के आसपास अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। हालांकि बाकायदा सुल्तान की उपाधि उनके बेटे होशंग शाह ने अपनाई और होशंग शाह ने ही मालवा की राजधानी धार से मांडू यानी मांडवगढ़ को बनाया, जो एक पहाड़ी पर बसा बेहद खूबसूरत और सामरिक रूप से काफी सुरक्षित शहर था। मालवा की लोकेशन नक्शे पर देखें तो बड़ी दिलचस्प लगती है। उत्तर में दिल्ली सल्तनत, पश्चिम में गुजरात सल्तनत, पूरब में गोंडवाना, दक्षिण में बहमनी सल्तनत और मेवाड़ भी पड़ोस में ही था। तो क्या इस लोकेशन का मालवा की सियासत पर कोई खास असर पड़ा? हाँ, बहुत ज्यादा असर पड़ा। एक तो नर्मदा और तापी जैसी नदियों की वजह से ये इलाका काफी उपजाऊ था, तो राज्य समृद्ध था। दूसरा, ये व्यापार के अहम रास्तों पर पड़ता था। लेकिन यही रणनीतिक लोकेशन इसके लिए लगातार सिरदर्द भी बनी रही। मालवा को अपने शक्तिशाली पड़ोसियों, खासकर गुजरात, मेवाड़ और बहमनी सल्तनत से लगातार लड़ाइयां लड़नी पड़ी। मालवा का इतिहास देखा जाए तो काफी हद तक इन संघर्षों का ही इतिहास है। तो मालवा के शासकों में कौन ज्यादा अहम रहे? किनका नाम लेना चाहेंगे? शुरुआती शासकों में होशंग शाह का नाम लेना जरूरी है। वो एक योग्य शासक थे। उन्होंने गुजरात से युद्ध किए और मेवाड़ के राणा मोकल के जो विरोधी राजपूत सरदार थे, उनको शरण भी दी। लेकिन उनकी सबसे खास बात थी उनकी धार्मिक नीति। सिकंदर लोधी के ठीक उलट होशंग शाह काफी सहिष्णु माने जाते हैं। उन्होंने जैन व्यापारियों को पूरा संरक्षण दिया। नरदेव सोनी नाम के एक जैन को तो अपना खजांची यानी वित्त मंत्री तक बना दिया था।
उनके राज में हिंदू मंदिरों के निर्माण पर भी कोई रोक नहीं थी। अच्छा, ये दिलचस्प है कि एक ही दौर में दिल्ली में सिकंदर लोदी कट्टरता दिखा रहे थे और पड़ोस में मालवा में होशंग शाह सहिष्णुता। इसके बाद मालवा में सत्ता बदली क्या? हाँ, होशंग शाह के बेटे का शासन कुछ कमजोर रहा। उसके बाद उनके एक वजीर थे महमूद खिलजी। उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और 1436 में खुद सुल्तान बन बैठे। इसने मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। हाँ, याद रहे, ये दिल्ली वाले अलाउद्दीन खिलजी के वंशज नहीं थे, ये अलग खिलजी थे। महमूद खिलजी मालवा के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में गिना जाता है, लेकिन वो होशंग शाह से बिल्कुल अलग था। वो मेवाड़ के राणा कुंभा का समकालीन था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। दोनों के बीच तो दशकों तक युद्ध चलते रहे और धार्मिक नीति के मामले में भी वो होशंग शाह के एकदम उलट था। उसे असहिष्णु माना जाता है और कहा जाता है कि उसने कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। तो क्या ये सिर्फ शासक के व्यक्तिगत मिजाज का फर्क था या मालवा की बदलती राजनीतिक जरूरतें थीं कि एक सहिष्णु रहा और दूसरा कट्टर? ऐसा क्यों हुआ होगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है दोनों का मिलाजुला असर रहा हो। महमूद खिलजी को लगातार मेवाड़ जैसे शक्तिशाली हिंदू राज्य से लड़ना पड़ रहा था, तो हो सकता है उसने अपनी मुस्लिम प्रजा और सेना को एकजुट रखने के लिए ज्यादा कट्टर इस्लामी पहचान अपनाई हो। ये भी एक तरह की राजनीतिक रणनीति हो सकती है। हाँ, समझ गया। और मालवा की राजधानी मांडू वो अपनी इमारतों के लिए भी जानी जाती है ना? बिल्कुल। मांडू में वास्तुकला की एक अपनी ही बहुत खूबसूरत शैली विकसित हुई। विशाल दरवाजे, बड़ी बड़ी मस्जिदें जैसे जामा मस्जिद, महल जैसे हिंडोला महल जिसकी दीवारें थोड़ी झुकी हुई हैं, और सबसे मशहूर जहाज महल जो 2 तालाबों के बीच बना है और ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई जहाज तैर रहा हो। इन इमारतों में रंगीन टाइलों का भी खूब इस्तेमाल हुआ है। ये शैली दिल्ली और गुजरात की शैलियों से अलग अपनी खास पहचान रखती है। तो मालवा का जिक्र हो और मेवाड़ की बात न हो, ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि आपने बताया कि इनके बीच लगातार टकराव चलता रहता था। चलिए अब तीसरी बड़ी शक्ति मेवाड़ का रुख करते हैं। हाँ, राजपूताना में मेवाड़ राज्य का इतिहास तो बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। इसकी नींव 8वीं सदी में बप्पा रावल ने डाली थी। चित्तौड़ का किला इनकी शक्ति का प्रतीक था। हालांकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था और रावल रतन सिंह मारे गए थे। उसके बाद कुछ समय मेवाड़ कमजोर रहा, लेकिन मेवाड़ ने फिर वापसी की। बिल्कुल। लगभग 1326 में गुहिलोत वंश की ही एक दूसरी शाखा थी, सिसोदिया वंश। उसके राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। दिल्ली सल्तनत उस वक्त अंदरूनी झगड़ों में उलझी थी, तो उसका फायदा हमीर ने उठाया। पास के शक्तिशाली रणथंबोर राज्य का जब पतन हुआ तो उससे जो एक शक्ति शून्य बना था उसे भी मेवाड़ ने भरा। यहीं से मेवाड़ के इतिहास का एक नया और ज्यादा शक्तिशाली दौर शुरू होता है। और इस दौर का शिखर थे राणा कुंभा 1433-1468, जिन्हें मेवाड़ के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि और भी बहुत कुछ थे। सही कहा आपने। राणा कुंभा का काल मेवाड़ का स्वर्ण युग माना जाता है। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तानों का डटकर मुकाबला किया, बल्कि बूंदी, कोटा, डूंगरपुर जैसे पड़ोसी राजपूत ठिकानों को भी अपने अधीन किया। कहा जाता है कि सारंगपुर की लड़ाई में उन्होंने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया था। हालांकि 6 महीने बाद उसे रिहा भी कर दिया। इसी जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़ के किले में वो शानदार विजय स्तंभ बनवाया जो आज भी खड़ा है। ये उस दौर की राजपूत शक्ति और कला का बेजोड़ नमूना है। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये उसी किले में पहले से बने 12वीं सदी के जैन कीर्ति स्तंभ से अलग है। हाँ, और जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ योद्धा नहीं थे। कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, हर क्षेत्र में उनका योगदान था। हाँ बिल्कुल। कुंभा खुद एक बड़े विद्वान थे, संगीतज्ञ थे, लेखक थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और बहुत से विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। और वास्तुकला में उनका योगदान तो अद्भुत है। कहा जाता है कि मेवाड़ के 94 किलों में से 32 अकेले राणा कुंभा ने बनवाए या उनकी मरम्मत करवाई। इनमें सबसे प्रमुख है कुंभलगढ़ का किला, जिसकी दीवार कहते हैं चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। हाँ, कुंभलगढ़ की दीवार गजब है वो। जी। चित्तौड़ के किले को भी उन्होंने और मजबूत और भव्य बनाया। वो एक तरह से राजपूत राजा के आदर्श का प्रतीक हैं। एक ही व्यक्ति में शौर्य, कला और ज्ञान का संगम। ये इस दौर का तीसरा बड़ा निष्कर्ष हो सकता है। लेकिन इसी दौर में मारवाड़ के साथ भी कुछ रस्साकशी चल रही थी शायद। हाँ, मारवाड़ यानी जोधपुर का इलाका पहले मेवाड़ के प्रभाव में था, लेकिन रावजोधा ने धीरे धीरे मारवाड़ को स्वतंत्र करा लिया
और 1459 में जोधपुर शहर बसाकर मेहरानगढ़ का किला बनवाया। ये राजपूतों के आपसी रिश्तों की जटिलता दिखाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने महान शासक राणा कुंभा का अंत दुखद हुआ। उनके ही बेटे उदा यानी उदय सिंह प्रथम ने 1468 में उनकी हत्या कर दी। इसके बाद मेवाड़ में कुछ समय अस्थिरता रही। लेकिन मेवाड़ फिर से उठा, राणा सांगा यानी संग्राम सिंह के नेतृत्व में 1508 से 1528। बिल्कुल। अपने भाइयों से संघर्ष के बाद राणा सांगा गद्दी पर बैठे और उन्होंने न सिर्फ मेवाड़ को संभाला बल्कि उसे उसकी शक्ति के चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने मालवा और गुजरात की मिलीजुली सेनाओं को हराया। चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय उनके पक्के सहयोगी बन गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 1518 में खतौली की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। ये बहुत बड़ी जीत थी। इसने उत्तर भारत में शक्ति संतुलन को एकदम बदल दिया था। यानी बाबर के भारत आने से ठीक पहले इब्राहिम लोधी नहीं बल्कि राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे ताकतवर शासक के तौर पर उभर रहे थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके शरीर पर लड़ाइयों के 80 घाव थे। हाँ, ये बात उनके शौर्य और उस दौर की जो लगातार लड़ाइयां चलती थी उसका प्रतीक है। 80 घाव सोचकर ही हैरानी होती है। यकीनन बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली का लोधी सुल्तान नहीं बल्कि मेवाड़ के राणा सांगा ही थे। तो हमने 3 अलग-अलग खिलाड़ियों को देखा, लोधी, मालवा, मेवाड़। लेकिन असली कहानी तो शायद इनके आपसी रिश्तों और टकराव में छुपी है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि तीनों शक्तियां एक दूसरे से लगातार उलझती रहीं। मालवा का मेवाड़ और गुजरात से संघर्ष तो लगभग स्थायी जैसा था। राणा कुंभा और महमूद खिलजी की दुश्मनी तो पीढ़ियों तक याद रखी गई। लोधियों को भी इन ताकतों से निपटना पड़ा। हाँ, जैसे आपने बताया सिकंदर लोधी का आगरा को राजधानी बनाना, वो इसी का नतीजा था। हाँ बिल्कुल, वो मेवाड़ और मालवा पर नजर रखने के लिए था। और फिर राणा सांगा ने तो सीधे इब्राहिम लोदी को ही चुनौती दे डाली खतौली में। तो ये साफ है कि बाबर जब भारत आया तो उसका सामना किसी एक मजबूत केंद्रीय सत्ता से नहीं हुआ, बल्कि उत्तर भारत कई क्षेत्रीय ताकतों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ रही थीं। हाँ, और यही इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक यथार्थ है, एक विखंडित शक्ति संरचना। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और उसकी जगह लेने वाली जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो आपस में ही वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही थी। कोई एक निर्विवाद सुपर पावर नहीं थी उस वक्त। तो संक्षेप में कहें, 15वीं सदी ने उत्तर और मध्य भारत में राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। दिल्ली सल्तनत का सिकुड़ना, लोधियों का अफगान शासन स्थापित करना और मालवा मेवाड़ जैसी शक्तिशाली क्षेत्रीय ताकतों का उभार, जिनके बीच लगातार कशमकश चलती रही। और जैसा आपने कहा, इसी विखंडित राजनीतिक स्थिति और आपसी लड़ाइयों ने शायद बाबर जैसे बाहरी आक्रमणकारी के लिए भारत में अपनी सत्ता जमाना आसान कर दिया। जब दावेदार कई हों और आपस में ही लड़ रहे हों तो किसी तीसरे के लिए जगह बनाना आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये इतिहास का एक सबक भी है शायद। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। इन क्षेत्रीय शक्तियों के बनने, बिगड़ने और आपस में टकराने की कहानी को देखते हुए मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया और इसकी चुनौतियों के बारे में क्या समझा जा सकता है? आज के इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।